आज की जो क्लास है हमारी, ये क्लास 12th के ज्योग्राफी विषय की यानी ज्योग्राफी सब्जेक्ट की रहने वाली है। और ये आप सभी की इंडिया वाली जो आपकी बुक है उसका 5th लेसन है, जिसमें हम खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर आप सभी के क्वेश्चन आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ इसमें हम मैप को भी डिस्कस करेंगे। मैप के लिए कौन कौन सी लोकेशंस आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। और आपको सबसे पहली बात तो खनिज होता क्या है, सबसे पहले आप सभी को ये समझना है। तो खनिज क्या है? कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन का एक ऐसा रूप है जो सामान्य वस्तु से अधिक मूल्यवान होता है। जैसे अगर हम बात करें खनिज किसका अपरूप है, कार्बन का एक रूप है जो सामान्य वस्तुओं से अधिक मूल्यवान होता है। खनिज की बात करते हैं तो इसे हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं, दो प्रकार से इसे हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला धात्विक खनिज, ऐसे खनिज जो कि धातु के रूप में होते हैं, धातु के फॉर्म में। आपने छोटी क्लास में, आप क्लास 12th में हो, आपने 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास, आपने धातु के कुछ गुणों के बारे में पढ़ रखा है। जैसे धातु कठोर होते हैं, इसके अलावा लस्ट्रस होते हैं, थोड़े से चमकीले होते हैं अगर उसके सरफेस को घिस दिया जाए तो। इसके साथ साथ विद्युत के सुचालक होते हैं और साथ ही साथ धातु अपनी कठोरता के लिए भी जाने जाते हैं। धात्विक की बात करते हैं तो अधात्विक खनिज में इसके अपोजिट होते हैं, ये गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। और साथ ही साथ में कुछ ऐसे भी अधातु हमें पढ़ने हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कठोर तो नहीं है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट जो पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो वो धात्विक खनिज को भी फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं आगे हम। जैसे एक होता है आपका लोह धातु, यानी आपके लोह खनिज जिसमें लोह के अंश पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे आपके आएंगे अलोह खनिज, यानी होंगे तो वो धातु के ही लेकिन उसमें लोहे के गुण नहीं आते। तो लोहे के गुण किस किस में आते हैं? तो मैग्नीज में आता है, निकेल में आता है, ये याद रखना है आप सभी को। और अधातु में आपका क्या हो जाएगा? तांबा आ जाएगा और बक्साइट आ जाएगा। सॉरी, अधातु नहीं, अलोह है ये। क्या है ये? अलोह। अलोह मतलब जिसमें लोह के गुण नहीं होते। आपको पता है तांबा, तांबा अलोह गुण का है, बॉक्साइट भी जो होता है वो अलोह गुण के होता है। अधात्विक खनिज की बात करते हैं तो ये दो तरीके का होता है। इसके अंदर भी दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो एक ईंधन के रूप में अधात्विक खनिज जो यूज होता है, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। और दूसरा जैसे अन्य अधात्विक खनिज है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे माइका होता है, चूना होता है, पत्थर होते हैं हमारी, ग्रेफाइट होता है। ये सब अधातु में ही आता है और अधात्विक खनिज में ही आप सभी को ध्यान रखना है। आपसे इंपॉर्टेंट आपसे पेपर में पूछा जा सकता है उस अधातु का नाम बताइए, उस अधात्विक खनिज का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक होता है, यानी विद्युत उससे पास हो जाती है, तो वो ग्रेफाइट है। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है ऐसा अधात्विक खनिज बताइए जो धातु है लेकिन कठोर होता है, तो वो हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। आपको इस चैप्टर के अंदर दो चीजों के बारे में पढ़ना है। एक आप सभी का है खनिज के बारे में, तो खनिज के बारे में हम इन सब चीजों के बारे में बेसिक से डिस्कस करेंगे। और आपका है दूसरे नंबर पे आपका आता है ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन को भी हम क्या करते हैं अब यहाँ पर देखते हैं। तो ऊर्जा संसाधन हमारे पास दो तरीके के हैं, एक पारंपरिक ऊर्जा संसाधन है और दूसरे अपारंपरिक ऊर्जा के संसाधन है। ऊर्जा संसाधन जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और ये ऊर्जा जो है ये पावर का रूप है, शक्ति का रूप है, जिससे हम अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज हो गई, अलग अलग तरह के हमारे उद्योग हो गए, उनको चलाने में सहायता मिलती है। ऊर्जा के स्रोत है आप कह सकते हो ऊर्जा संसाधन, जहां से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसमें कुछ है आपके पारंपरिक, पारंपरिक मतलब जिनका शुरुआत से ही काफी पहले से यूज होता है ऊर्जा साधन के रूप में। जैसे कोयला का काफी पहले से यूज होता है, पेट्रोलियम का भी काफी पहले से यूज होता है, और प्राकृतिक गैस भी हमारे लिए ये ऊर्जा का परंपरागत या फिर अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय का मतलब है जिसको एक बार जब हमने यूज कर लिया तो उसके द्वारा फर्दर यूज नहीं कर सकते। जैसे प्राकृतिक गैस है, आप देखते हो कि ड्राइवर अपनी गाड़ी में पेट्रोल या कोई गैस डलवाता है, तो जब वो क्या हो जाती है, जल जाती है, तो उसके बाद दोबारा हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। इसीलिए इसे अनवीकरणीय कहा गया, जिसमें उसको दोबारा से हम नवीकृत नहीं कर सकते, दोबारा से हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। कोयला जल जाता है, जलने के बाद में राख में बदल जाता है, उसका हम पुनः उपयोग नहीं कर सकते, दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। अपारंपरिक में नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है जिसमें हम ऊर्जा को हम कई बार यूज कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में ये अनलिमिटेड है हमारे पास। जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य रोज, आपको पता है रोज सूरज निकलेगा, आज नहीं निकला कल निकलेगा, कल नहीं निकला परसों निकलेगा, एक हफ्ते तक नहीं निकला निकलेगा। रात आएगी, सुबह होगी, और सूर्य की धूप जो होती है, धूप के अलावा जो प्रकाश की किरण होती है वो भी सौर ऊर्जा के लिए इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा नंबर पे आपका आता है पवन। जैसे आपने देखा होगा कि जो आपने पवन चक्की देखी होगी, ऐसे टर्बन लगे होते हैं पंखड़ी टाइप के, जब ये गोल 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 घूमते हैं तो इसके बाद में विद्युत उत्पादन होता है। इससे भी जल को भी हम विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने में यूज करते हैं।
ऐसे ही इस पंखड़ी को जब जल की धारा से गिराया जाता है इसके ऊपर कंटिन्यूअसली, जब ये गोल गोल घूमता है तो इससे भी विद्युत उत्पन्न होता है। आपको मैं बता दूं, अधिकतर बांध आप जब जाओगे बांधों को घूमने के लिए, डैम वगैरह पे घूमने के लिए, तो पानी कंटिन्यूअसली जब फ्लो होता है तो वहां पर पानी फ्लो होने की वजह से गोल गोल पंखड़ियां घूमती है लगातार पानी, जब क्योंकि उसमें से फ्लो होता है इस वजह से। और उससे अलग अलग तरीके की, जैसे बिजली बनाने में और तरीके की चीजें बनाने में भी हम यूज करते हैं। और थर्ड नंबर पे आ जाता है जैविक आपके, तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, ये भी याद रखना है। जैविक भी हमारा क्या है, एक नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में यूज होता है। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए मैप के लिए इंपॉर्टेंट है, खनिज वितरण के कुछ क्षेत्र भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे लोहा अयस्क है, ये किन किन स्टेट में मिलता है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ये इन क्षेत्रों में मिलता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो उड़ीसा, देखो जो इंपॉर्टेंट है, जो सब में कॉमन होगा वो आपको याद रखना है, उड़ीसा में मिलता है, ठीक है। इसके बाद में आपने यहाँ पर कर्नाटक देखा, ऊपर भी है और कर्नाटक यहाँ पर भी है। आंध्र प्रदेश जो है वो यहाँ पर भी है और आंध्र प्रदेश यहाँ पर भी है, तो कुछ चीजें कॉमन हो गई। बॉक्साइट में भी देखोगे आपको उड़ीसा मिल रहा है, इसके बाद कर्नाटक मिल रहा है, ये दो क्षेत्र तो इसमें भी मिल गए। तांबा की बात करते हैं तो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और इसके अंदर आप राजस्थान को भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो, इसमें लिखा नहीं है। माइका या अभ्रक जो होता है, दोनों एक ही बात है, अभ्रक को ही माइका कहते हैं। तो ये झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। ये बेसिकली माइका उन अभ्रक जो है उन क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है जहां पर जो है थोड़ी मरुभूमि होती है, या फिर हम कह सकते हैं रेगिस्तानी क्षेत्र जो होता है वो ज्यादा होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे आपसे भी के 3 और 5 अंक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो एग्जाम में। सबसे पहले तांबा के 2 लाभ बताइए, तो और साथ ही साथ मुख्य 2 क्षेत्रों का भी आपको उल्लेख करना है जहां पर तांबा मिलता है। तो तांबा का सबसे पहला लाभ ये है कि विद्युत का सुचालक है, विद्युत और ऊष्मा दोनों का सुचालक है। तो इसीलिए जो है हम किस इंडस्ट्री में इसको ज्यादा यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में ज्यादा यूज करते हैं, जैसे बिजली का मीटर बनाने में, ट्रांसफॉर्मर बनाने में, जनरेटर बनाने में, इन सभी में। आप देखते हो पंखा होता है आपके घर में, फैन होता है, उसकी जो मोटर होती है उसकी वाइंडिंग जो होती है अधिकतर तांबे की वायर से करवाई जाती है। दूसरी बात, ये आघात वर्धनीयता है और एक तन्य धातु है। आघात वर्धनीय और तन्य का मतलब क्या है, आघात वर्धनीय मतलब आप इसे आघात करके पीट पीट के पतली चादर में इसे बदल सकते हो। आपके पास में ऐसे कोई टुकड़ा है, उसको पीटते रहो पीटते रहो पीटते रहो तो पतली चादर में बदल जाएगा। तन्यता का मतलब है इसे खींच के पतले तार में बदला जा सकता है, और काफी महीन तार होते हैं, आपने देखा भी है। इसके अलावा कई बारी जो हमारा आभूषण है उसमें मजबूती प्रदान करने के लिए भी सोने के साथ में इसको क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। तो अगला एक इसका लाभ ये भी है कि सोने को मजबूती प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है, उसमें तांबा मिलाया जाता है, ठीक है, तांबा मिलाया जाता है। इसके अलावा अब क्षेत्र की बात करते हैं तो झारखंड में आपका सिंह भूमि जिला है, वहां पर ये मैप वाली वीडियो जो है मैंने आपको उसमें बता रखा है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो उसको। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आपका बालाघाट नाम की जगह है, वहां पर भी आप देख सकते हो जो तांबा है वो मिलता है। राजस्थान में भी मिलता है, राजस्थान में आपका अलवर, खेतड़ी और आपका झुंझुनू नाम की जो इलाका है, झुंझुनू नाम का इलाका है, यहाँ पर भी मिलता है। देखो पेपर में ये एक धातु के बारे में आपसे पूछने की प्रबल उम्मीद है, आपसे पूछा जा सकता है, चाहे मैग्नीज के बारे में पूछ ले, चाहे वो आपसे लोह के बारे में पूछ ले। अधिकतर आपसे मैग्नीज और तांबे के बारे में पूछता है क्योंकि इनका अधिक उपयोग होता है। तो देखो मैग्नीज के भी 2 लाभ बताने और ऐसे आपको उत्पादक क्षेत्रों के नाम बताने, तो आपको कुछ याद रहे ना रहे, आपको उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आपको ये हमेशा याद रहना चाहिए, और झारखंड भी लिख सकते हो जब आपको याद ना रहे तो एक जगहों के लिए। तो यहाँ पर 4 उत्पादक राज्यों के नाम बताने, तो आप 4 उत्पादक इन राज्यों का नाम याद रख सकते हो। इसके अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश याद होता है तो ये भी याद कर लो। मैग्नीशियम के 2 लाभ क्या है, सबसे पहली बात तो लोहे को पिघलाया जाता है, और लोहे को पिघलाने के बाद में उसके अंदर एक मिक्स धातु बनाया जाता है उसको, ताकि उसकी शेप को चेंज किया जा सके। तो बेसिकली लोह पिघलाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरी बात, इसका उपयोग करके लोहा मिश्र धातु और विनिर्माण किया जाता है। जैसे आप देखते हो आपके यहाँ पर जो कुबाड़ी वाले लोग होते हैं आपके पास में आते हैं तो आपसे लोहा खरीद के जाते हैं, तो लोहा खरीद के जाते हैं, लेकिन उसका यूज क्या होता है, तो उसको मैग्नीज के साथ में क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, और उसके बाद में उसको पिघलाकर कोई दूसरा मिक्स धातु कोई और चीज बनाया जा सकता है उससे, तो उस जगह पर ये यूज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपसे इसमें पूछा जा रहा है जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा कौन सी होती है जो जीवों से ऊर्जा में प्राप्त होती है, वो जैव ऊर्जा है।
ऊर्जा परिवर्तन में संभावित स्रोत है। अभी आपने देखा था अधात्विक ऊर्जा के जब हम स्रोतों की बात कर रहे थे तो सबसे लास्ट में जैविक था, तो जैविक वाला यही था क्योंकि हम यहाँ डिस्कस करने वाले, इसलिए हमने उसको वहां पर ज्यादा डिस्कस नहीं किया। भारत जैसे विकासशील देश में ग्रामीण और शहरी जीवन को बेहतर बनाने में जो है जैव ऊर्जा कहाँ तक अपनी भूमिका निभा सकता है। इन्हें ग्रामीण इलाकों में भी ये फायदा पहुंचाएगा और शहरी इलाकों में भी फायदा पहुंचाएगा। तो सबसे पहली बात तो जैव ऊर्जा कहते हैं किसको है, तो जैव ऊर्जा उस ऊर्जा को कहते हैं जिसमें जैविक उत्पाद से प्राप्त किया जाता है। इसमें ऊर्जा जो है, ऊर्जा कहां से प्राप्त की जाएगी, आपके जैविक उत्पादों से। इसमें अगर हम देखें तो आपका जैसे फॉर एग्जांपल सीवेज है, सीवेज का अवशोषण। सीवेज समझते हो आप लोग क्या होता है, क्या होता है सीवेज? सीवेज का मतलब होता है जैसे आप ये आपका मलमूत्र जो आपका निकलता है तो उसके बाद उसमें से एक अलग प्रकार की गैस रिलीज होती है, उससे भी ऊर्जा बनाया जाता है। गोबर गैस जैसे बनाते हैं आप ना, गोबर गैस बनाया जाता है। तो ये भी है। कृषि के अवशेष, जैसे आपने देखा खेती बाड़ी हो गई, खेती बाड़ी होने के बाद में हमने क्या किया, उसमें से दाने निकाल लिए और जो पेड़ पौधे के जो अपशिष्ट बच गए उसको क्या करते हैं, उसको सड़ाया जाता है और उसको खूब ज्यादा सड़ाने के बाद में क्या किया जाता है, उससे जो अपशिष्ट प्राप्त होता है हम सभी को, तो उससे भी ऊर्जा बनाई जाती है। ऐसे ही बहुत सारे उद्योगों से भी हमें अपशिष्ट मिलते हैं। जैसे कोई तेल बनाता है तो तेल जब बनाता है तो क्या होता है, तो उससे बीज का रस आपका निकाल लिया जाता है, यानी तेल बीज निकाल लिया जाता है और जो अपशिष्ट बच जाता है उस अपशिष्ट का क्या किया जाता है, कोई जूस बनाने वाली इंडस्ट्री है वो भी ऐसी करती है, तो उनके जो अपशिष्ट होते हैं उन अपशिष्टों से जैविक ऊर्जा प्राप्त होती है। ये जैविक ऊर्जा हम ये कह सकते हैं जो जीवित चीज थी, चाहे वो पेड़ पौधे के रूप में थी, चाहे वो किसी जानवरों के पशु के रूप में थी, चाहे वो ह्यूमन के द्वारा छोड़े गए अवशेष है उसके रूप में, उनके अवशेषों से क्या करते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के, जैसे अनाज होता है हमारा घर का अनाज, जब सड़ जाता है हम उसे फेंक देते हैं। तुम देखोगे कुछ दिनों में जब अनाज को भी बहुत ज्यादा सड़ाया जाता है तो उससे एक अलग प्रकार की ऊर्जा रिलीज होती है, उसे जैविक ऊर्जा के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। जैविक ऊर्जा पर्यावरण अनुकूल है, यानी पर्यावरण अनुकूल होने का मतलब है जैसे आप देखते हो कि कई सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे प्लास्टिक होता है, जब हम उसको जलाते हैं तो प्लास्टिक को जलाने के बाद में क्या होता है, पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। लेकिन जैविक ऊर्जा से पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण में प्रदूषण नहीं पहुंचता, साथ ही साथ ग्रामीण जीवन के जो लोग होते हैं उनकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है, उनके जीवन को क्या करता है, बेहतर बनाता है। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर ऐसे कृषि से संबंधित अपशिष्ट आसानी से मिल जाते हैं, तो ग्रामीण इलाकों में खासतौर पर जहां पर ऊर्जा अच्छे साधन के रूप में नहीं है, इसको यूज किया जाता है, गोबर गैस का यूज किया जाता है एलपीजी की जगह पर, वहां पर आपको याद रखना है। शहरी क्षेत्रों में विशाल मात्रा में निकलने वाला जो अपशिष्ट है, कचरा है, उसके निपटान की समस्या हम ऊर्जा उत्पादन करके कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब आपके यहाँ पर कूड़े की गाड़ी आती है तो दो तरीके के उसमें खाने बने होते हैं, गीला कूड़ा अलग डालना होता है और सूखा कूड़ा अलग डालना होता है। यहाँ पर बेसिकली मतलब यह है कि ये जो कूड़ा जब एक जगह जाता है, एक जगह जब इकट्ठा होता है ये कूड़ा, तो इसमें से भी ऐसी चीजें निकाल दी जाती है, आप सभी को मैं बता दूं, जिससे ऊर्जा के संसाधन बनाए जा सकते हैं और उससे फिर ऊर्जा बनाई जाती है, उससे भी क्या किया जाता है, ऊर्जा बनाया जाता है। आगे चलकर पवन ऊर्जा के बारे में आपने देख ही रखा है, बहुत सारे कार्टून आपने देखा होगा जिसमें टर्बाइन गोल गोल घूमता है, बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, उससे ऊर्जा जो प्राप्त होती है। तो पवन ऊर्जा आपको पता है ये भी एक ऐसी ऊर्जा है जिसको ना तो कुछ जलाना पड़ रहा है हमको ना और कुछ, बस पंखे लगा दिए वो गोल गोल घूम रहा है और पंखे को घूमने से क्या हो रहा है, मुक्त रूप से कोई बिना प्रदूषण करे हमें ऊर्जा मिल रही है। उसके गोल गोल घूमने से एनर्जी आ रही है, हम बैटरी के अंदर उस एनर्जी को स्टोर करते हैं और उस एनर्जी को बैटरी के रूप में स्टोर करने के बाद में हम क्या करते हैं, उसे यूज कर पाते हैं। तो जिन इलाकों में ऊर्जा संसाधन नहीं है तो वहां पर इसको यूज किया जाता है, शहरों में भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है, आप सभी इसको याद रखेंगे। देखो यहाँ पर बताया गया है कि पवन ऊर्जा, ऊर्जा मुक्त रूप से, मुक्त ऊर्जा का क्या एक कैसा स्रोत है, ये आपका बहुत बड़ा स्रोत है। और पवन ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा, यानी वायु की जो गति है उससे टरबाइन जो होता है, जो पंखे में गोल गोल लगा होता है, ये पंखड़ी में इस तरीके से जो लगा होता है इसे बोलते हैं टरबाइन। ये टरबाइन जब गोल गोल घूमता है, ये पंखड़ी घूमेगी तो ये भी घूमेगा, जब ये गोल गोल घूमेगा तो इसके माध्यम से ऊर्जा में, ये गोल गोल घूमना इसका ऊर्जा में बदल जाता है और संभावतः ये ज्यादातर पवनों या पश्चिमी पवनों जैसे स्थानीय प्रणाली, कई बार मानसून वाले इलाकों में जहां पर ज्यादा हवाएं चलती है उन जगहों पर उपलब्ध है। मैं आपको बता दूं गुजरात, राजस्थान, ऐसे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं या पर्वतीय इलाके जहां पर इसका अत्यधिक क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। जैसे जैसे यहाँ पर देखो एग्जांपल में भी आया है, भारत में पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक अनुकूलन परिस्थिति विद्यमान है।
ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है। देखो पेपर में मैप में भी आ जाता है, उस राज्य का नाम बताइए जहां पर पवन ऊर्जा सबसे ज्यादा यूज होता है, या फिर ऐसा कहेगा कि किस डैश के कक्ष में जो है सबसे लंबा पवन ऊर्जा का संयुक्त एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। देखो एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है, तो ये गुजरात राज्य में इसलिए इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में भी पवन ऊर्जा का एक अन्य संयंत्र मौजूद है। तो ये उन इलाकों में जो तटवर्ती इलाके होते हैं वहां पर हवाएं बहुत तेज चलती है, तो जिसकी वजह से पवन ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। तो तूतीकोरिन कई बार आपसे पेपर में पूछ लेता है, तूतीकोरिन जिस राज्य में स्थित है उस राज्य को लोकेट कीजिए, तो आप ऐसे लोकेट कर दोगे। एशिया का सबसे बड़ा वायु संयंत्र कहां पर मौजूद है उसको आप लोकेट कीजिए, ऐसे आ जाएगा। तो आपको गुजरात लोकेट करना होगा। पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से आपके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी लिए क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जाए ऊर्जा संसाधन के एक तो परंपरागत और अपरंपरागत की जगह गैर परंपरागत शब्द भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। सिंपल है, एक तरफ आपको परंपरागत ऊर्जा के बारे में बताना है, दूसरी तरफ आपको अपरंपरागत ऊर्जा। तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये कौन से परंपरागत ऊर्जा के। इसके अलावा नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय मतलब आपको पता है एटॉमिक एनर्जी जो है ये जैसे ईंधन के स्रोत के रूप में, कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट 1 2 3, ये तीनों की तीनों क्या है, ऊर्जा के परंपरागत संसाधन है। इसका असमान वितरण है। आपने देखा कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, इसके अलावा छत्तीसगढ़ हो गया, इन स्टेट्स में तो बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टेट्स में जहां पर बिल्कुल नहीं पाया जाता है, ना के बराबर पाया जाता है। ये संसाधन पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, यानी पर्यावरण को ये क्या करता है, नुकसान पहुंचाते हैं। पर्यावरण को क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाते हैं। जब इनको जलाया जाता है, इनका दोहन किया जाता है, जब इनको जलाया जाता है, जब इनका दोहन किया जाता है, तो ये क्या किया करता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। दोहन का मतलब है जैसे कोयला, इसको जलाया जाता है तो उससे दोहन करना, जलाने का मतलब दोहन करना, उपयोग करना। दोहन वैसे जलाने के बाद होता है, तो उसकी वजह से पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। दूसरे नंबर पे आपका आता है गैर परंपरागत साधन। तो ये नए परंपरागत साधन है। आपने देखा सौर ऊर्जा से कोई हमारा प्रदूषण नहीं होता, पवन से भी नहीं होता, जल ऊर्जा से भी नहीं होता, और भूतापीय ऊर्जा से भी नहीं होता। और ये क्या है, पर्यावरण के स्वच्छतम और हितैषी है, आप कह सकते हो। इसका वितरण जो है अपेक्षाकृत आसान होता है, आप कह सकते हो। ऐसी कोई आवश्यकता वाली बात नहीं की जैसे सौर ऊर्जा है, हर स्टेट्स में धूप तो निकलती है, हर स्टेट में, तो वहां पर उसका यूज हो सकता है। ज्यादातर राज्यों में नदी है, कई राज्यों में नहीं भी है, तो वहां पर अगर यूज हो सकता है तो यूज हो सकता है। तो बेसिकली अपेक्षाकृत अधिक समान रूप से वितरण है, हम ये कह सकते हैं। इसका उपयोग कहीं पर भी किया जा सकता है। अगला इसी लाइन के ऊपर क्वेश्चन बना दिया है। देखो क्वेश्चन क्या है कि जो हमारे यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन है वो असमान रूप से वितरण है। भारत में खनिज जो है, खनिज का मतलब प्राकृतिक संसाधन से है, और ये असमान रूप से वितरण है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि असमान रूप से ये वितरण क्यों किए गए। सबसे पहली बात तो भारत में अधिकांश यानी ज्यादातर जो है धात्विक खनिज जो है वो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र कौन सा होता है, तो मैप के अंदर आप देखोगे तो प्रायद्वीपीय पठारी, पठार का मतलब जो पर्वतीय इलाकों के अलावा मैदानी इलाकों, देखो उत्तर भारत में मैदानी, बिहार, राजस्थान भी पर्वतीय इलाका है, देखो वहां भी होता है, संसाधन पाया जाता है। उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा हो गया, इन इलाकों में तो नहीं। लेकिन इसके अलावा जो पठारी इलाके कौन से, आपका झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन इलाकों में खनिज जो है वो असमान रूप से वितरण है। सबसे ज्यादा खनिज जो है वो यहीं पर पाए जाते हैं। कोयला का लगभग 97% जो है आपका दामोदर, सोन और आपका महानदी, गोदावरी, इन घाटियों के आसपास है, इन नदियों के आसपास है 97%। बाकी कुछ परसेंट है जो देश के और इलाकों में पाया जाता है। पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार देखो असम में है ज्यादा, गुजरात में, मुंबई हाई में, और बिहार के बरौनी में, यहाँ पर नाम नहीं लिखा, ये भी आप कह सकते हो, यहाँ पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और आपके कुछ नए आरक्षित क्षेत्र भी हो गए, जैसे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, यहाँ पर भी कुछ बेसिन मिलते हैं। बेसिन का मतलब क्या है कि नदी के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इसके अलावा भारत में 3 मुख्य जो है पेटियां हैं। पेटियां का मतलब है 3 लेयर है, 3 भागों से भारत में हम क्षेत्रों को विभाजित करते हैं। एक उत्तर में ज्यादा संसाधन पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश है। उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश कौन सा भी मैप में मैं आपको दिखाऊंगा आगे। दक्षिण पश्चिम पठारी प्रदेश है, और आपका पश्चिम उत्तर में आपका पश्चिम उत्तर पठारी प्रदेश है। ये कौन कौन से प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर हमें क्या करना है, खनिजों का वर्गीकरण करना है।
भौतिक गुण यानी प्राकृतिक गुण, रासायनिक गुण मतलब उसके अंदर खास गुण होते हैं। धात्विक खनिज की बात करें तो धात्विक खनिज में क्या आता है, इनमें धात्विक खनिज में ज्यादातर धातु आते हैं। कौन आते हैं? धातु, जिसमें लोहा आ जाएगा, तांबा आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा। और इसको भी आपको पता है 2 भागों में, धात्विक खनिज को भी 2 भागों में बांट देते हैं, एक लोहा वाला और एक अलोह वाला। स्टार्टिंग वाला आ गया, ठीक है भाई। अब लोहा में निकेल, मैग्नीशियम, आपका टंगस्टन, ये भी एक धातु ही होता है। अगर हम अलोह में बताएं तो जो चांदी है वो एक अलोह है, जो सीसा है वो भी अलोह है। इसके अलावा अलोह खनिज के अंदर आपको पता है तांबा भी एक अलोह है, बॉक्साइट भी एक अलोह है। तो अलोह में आप ये लिख सकते हो। अधातुएं खनिज में अगर हम बात करें जो धातु के रूप में ही नहीं, इसको भी 2 तरीके से विभाजित करते हैं, आपने पढ़ा था। जो एक कार्बनिक है, एक कार्बनिक खनिज है आपके, और एक अकार्बनिक खनिज है। यानी इसे हम परंपरागत खनिज भी बोल सकते हैं, जैसे अपरंपरागत कोयला, पेट्रोलियम, ये जो है आपके कार्बनिक खनिज है। और अकार्बनिक खनिज जो आपके अभ्रक, चूना और इत्यादि, ये सब उसके अंदर पाए जाते हैं। धात्विक खनिज में धातु नहीं होते, क्या क्या होता है ये आपके एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको 2 भागों में विभाजित करके दिखाया गया है। उत्तर पश्चिमी प्रदेश जो है आपका, उत्तर पश्चिमी प्रदेश कौन सा है? देखो ये इलाका जो है ये उत्तर का इलाका है और ये पश्चिम का इलाका है। इस क्षेत्र में जो संसाधन हमारे पाए जाते हैं, अब इस पे क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्टली। देखो इस खनिज प्रॉपर्टी की आपको विशेषता बतानी है कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट है राजस्थान की अरावली और गुजरात के कुछ भागों में। यहाँ पर मेनली अगर आप देखोगे इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये राजस्थान का इलाका है और दूसरा ये गुजरात का इलाका, ये इलाका, इसमें ये इलाका मुख्य है। इसमें खनिज जो है आपका धारावड़ क्रम में, यानी धारावड़ क्रम का मतलब है एक के बाद एक खनिज है। यहाँ पर ज्यादातर क्या पाया जाता है, तांबा और जिंक पाया जाता है इस पूरे परिपाटी में। राजस्थान के बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, ऐसे भवन निर्माण करने में ये मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आपका डोलोमाइट और चूना सीमेंट उद्योग के लिए बहुत ज्यादा है। राजस्थान में सबसे ज्यादा सीमेंट उद्योग है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर सीमेंट उद्योग हो गया, डोलोमाइट, चूना पत्थर, संगमरमर और साथ ही साथ ये सारी चीजें इसके अंदर यहाँ पर पाई जाती है। अब अगला कह रहा है दक्षिण पश्चिम पठारी प्रदेश। दक्षिण पश्चिम कौन सा? ये दक्षिण वाला इलाका है और पश्चिम वाला इलाका आपका, इधर से भी आप इसको कह सकते हो। ये पूरा रीजन है, मतलब इसके अंदर ये पूरा रीजन है इसके अंदर, ये पूरा। इसमें कौन कौन से आपके कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, इसके प्रदेश आपके मुख्य रूप से शामिल है। इसमें लोहा भी पाया जाता है, बॉक्साइट भी पाया जाता है, उच्च कोटि का लोहा पाया जाता है, मैग्नीशियम भी, चूना पत्थर भी पाया जाता है यहाँ पर। और नेवली, राजस्थान, ये नेवली जो है ये कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखना, तमिलनाडु में नेवली। नेवली को छोड़कर ये सभी सारा जो अगर नेवली में देखें तो नेवली ही कोयला का प्रदेश है। आपसे पेपर में क्वेश्चन आया था कई बार, दक्षिण या तमिलनाडु में स्थित एक कोयला प्रदेश का नाम बताओ, तो नेवली बताएंगे। याद रखना आप सभी को, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में भारत का ऊर्जा परंपरागत स्रोत जो है कोयला के रूप में, कोयला कहां तक हमारे लिए परंपरागत ऊर्जा का स्रोत रहा है? तो आपको पता है कोयला का विद्युत, जो कोयला का ताप है वो बहुत अधिक होता है, इसीलिए पहले जो ट्रेन वगैरह चलाने में भी कोयला का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता था। लोहे को पिघलाने में भी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हीट होती है और काफी लंबे समय तक हीट भी होती है। कोयले को जलाने से लंबे समय तक भी हीट होती है, तो लोहे के पिघलाने में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता था। भारत में निक्षेपण कार्य में, यानी पिघलन के कार्य में तथा सबसे ज्यादा कोयला यूज होता था। तो आपको पता है कोयला भी कई तरीके से होता है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स और पीट, ये 4 प्रकार के कोयले होते हैं। याद रखना, 4 प्रकार के नाम पेपर में आता है, इसमें लिखा भी नहीं है। एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स और पीट, ये 4 किस्म के आपके कोयले पाए जाते हैं। विद्युत बनाने में, बिजली बनाने में भी इसका मुख्य रूप से इसको क्या किया जाता है, कोयले को जलाकर हीट उत्पन्न कर इसे हम यूज करते हैं। ठीक है भाई, ये परंपरागत तरीके से ही रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का भाई, और बहुत आसान क्वेश्चन भी है, खनिज संरक्षण क्यों जरूरी है? जो आज जिन संसाधनों का हम उपयोग कर रहे हैं, अगर इन संसाधनों को हमने सुरक्षित नहीं किया तो इससे क्या होगा, हमारे लिए क्यों जरूरी है खनिजों का संरक्षण? तो भाई खनिजों के कई प्रकार है, तो भाई अगर खनिजों को हमने संरक्षण नहीं किया तो एक समय के बाद में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पेट्रोल है, कोयला है, ये सब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसीलिए आप देख रहे हैं ऊर्जा के नवीनतम स्रोत की तरफ लोग क्या कर रहे हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ना भूतापीय ऊर्जा, इन सब ऊर्जा की तरफ, जो नए ऊर्जा के स्रोत है उसकी तरफ क्या हो रही है, रेफर हो रही है। भूगर्भिक दृष्टि से इन्हें बनने में बहुत अधिक समय लगता है, हजारों लाखों वर्ष का समय लगता है, और व्यक्ति की जीवन काल उतना नहीं है। व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर भाई अधिकतम 100 वर्ष तक आज वर्तमान समय में जी पाता है। तो इन ऊर्जा के संसाधनों को बनने में हजारों वर्ष का समय लगेगा, जो व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा। इसीलिए हमें इसका संरक्षण जरूरी है। इसके साथ साथ
आवश्यक समय के तुरंत भी इसका हम पुनर्भरण नहीं किया जा सकता है। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर जितनी हमारी आज की यूज है, आवश्यकता है, जितना ज्यादा हम तुरंत इसको यूज कंज्यूम कर रहे हैं, दोबारा से हम इसको उतना जल्दी नहीं बना सकते। सतत पोषणीय विकास के स्तर को बनाए रखने के लिए, आपको पता है सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या होता है? सतत पोषणीय विकास का मतलब सिंपल सा ये होता है कि हम संसाधनों का कुछ इस प्रकार से उपयोग करें ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो भी उसका उपयोग कर सके, है ना। और इसीलिए हमको प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं उन सबको क्या करना है? संरक्षित करते हुए चल रहा है। एटलीस्ट उसका यूज तो करना ही है, ऐसा तो नहीं है कि यूज नहीं करेंगे, और यूज करने के साथ साथ हम उसको सुरक्षित भी रखेंगे। संरक्षण के लिए कौन कौन सी विधियों को अपना सकते हैं हम? तो इसमें जैसे इसके लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, वैकल्पिक स्रोत मतलब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ना करके इसके विकल्प में, जैसे सौर ऊर्जा को यूज करें, पवन ऊर्जा को यूज करें, तरंग ऊर्जा को यूज करें, भूतापीय ऊर्जा को यूज करें, ज्वारीय ऊर्जा को यूज करें। दूसरा, धात्विक खनिजों में जो है छाजन धातु का उपयोग कर सके, ऐसे धातुओं का उपयोग कर सके जिन्हें दोबारा रिसाइकल किया जा सकता है। जैसे आजकल पहले देखते हो अधिकतर चीज पहले किसकी होती थी? पहले जमाने में किसकी होती थी बताओ मुझे? लकड़ी की होती थी, हर एक चीज लकड़ी की होती थी, है ना। फिर किसकी बनने लगी? लोहे की बनने लगी। लंबे समय तक हमें यूज करना है इसलिए लोहे की बनाने लगे हम। लोहे का भी देखा हमने कि यार ये तो बहुत ज्यादा क्या मिल रहा है, मतलब महंगा होने लग रहा है, तो लोहे का भी उपयोग हमने करना धीरे धीरे बंद कर दिया। फिर अब किस पे हम आने लगे? पत्थर के ऊपर आने लगे। पत्थर को भी हमने धीरे धीरे बंद कर दिया, अब हम धीरे धीरे किस पे आ रहे हैं? प्लास्टिक। आपके प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक का आप अधिक यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे? प्लास्टिक का अत्यधिक यूज, तो इस पे आते जा रहे हैं। तो हमें धातुओं को छोड़कर ऐसी चीजों पर हम बदलते जा रहे हैं जिनका पुनर्चक्रण हम कर सकते हैं। आधी बात समझ में? पहले हर घर में लोहे की बाल्टी होती थी। अब बताओ हम ईमानदारी से, आप में से जितने भी स्टूडेंट हो, किस किस के घर में लोहे की बाल्टी यूज होती है अब भी वर्तमान समय? गाँव में नहीं, अभी 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 यहाँ पर है स्टील की है, लोहे की नहीं होती ये तो ना। तो गाँव में तो सबकी है, ठीक है। तो यहाँ देखो, दूसरा यहाँ पर आप क्या देखोगे? इसमें सामरिक, सामरिक रूप का मतलब क्या है कि खनिजों को हम इसलिए भी संरक्षण करना जरूरी है। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी जिसका हम अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, हम अपने देश से विदेश भी भेज रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे दुबई में आपने बुर्ज खलीफा का नाम सुना होगा, तो उसमें जो स्टील यूज हुआ है वो टाटा स्टील यूज हुआ है। विश्व में बहुत सारे स्थानों पर ऐसी चीजें हम प्रोवाइड करता है, हमारा देश ही प्रोवाइड कराता है। हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने खनिजों को देखो संरक्षण कैसे कर सकते हैं? जो हम विदेशों को दे रहे हैं ना, निर्यात जो कर रहे हैं, इसे घटाना चाहिए। निर्यात करने का मतलब अपनी चीजों को हम दूसरों को दे रहे हैं। अब सीधी सी बात है, जब अपनी चीज दूसरों को देंगे तो वो भी तो कम होगी, तो हमको बंद कर देना चाहिए। सबसे उचित तरीका यह है कि खनिजों को सूझबूझ कर जो है हमें उपयोग करना चाहिए। अगर उसकी जगह हम कुछ और उपयोग कर सकते हैं, जैसे आजकल हमने कहा कि भैया लोहा, प्लास्टिक, आपके घर प्लास्टिक की बाल्टी है तो आप सब बोलो प्लास्टिक की बाल्टी है, प्लास्टिक का थर्मस है, लेकिन अब लोहे का थर्मस आप सबको या लोहे की प्लास्टिक जो है आप सभी को नहीं मिलेगा। लोगों घर में जो जग होता है, जग जिसमें से पानी कंटेन करते हैं, अधिकतर दुकानों में आप जाते हो प्लास्टिक के मग आपको देखने को मिलते हैं। लोहे के या फिर जो वैसे होते हैं वो आपको दिखने भी धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? बंद हो जा रहे हैं। लोग पहले टेबल बनाते थे, मजबूती के कारण लोहे की बनाते थे, आजकल रस्ट हो जाता है, जंग लग जाता है, प्लास्टिक की पूरी लेयर होती है उसकी। कुर्सी भी देखो उस पर धीरे धीरे घूम फिर के जाती जा रही है। अगला क्वेश्चन आपसे भी है, भारत में अपरंपरागत ऊर्जा के 5 स्रोतों के नाम बताने और प्रत्येक का वर्णन करना है। तो अपरंपरागत मतलब नई ऊर्जा के स्रोत। सौर ऊर्जा एक नया है, पवन ऊर्जा एक नया है, ज्वारीय ऊर्जा एक नया है, भूतापीय ऊर्जा नया है और जैव ऊर्जा भी नया है। तो सौर ऊर्जा के बारे में देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सौर ऊर्जा आपको पता है कि भारत के जो पश्चिमी भागों में, गुजरात राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊर्जा की संभावना है सौर ऊर्जा की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, सूर्य की रोशनी ज्यादा है इस इलाके में, तो ज्यादा यहाँ पर ऊर्जा के साधन बन सकते हैं। पवन ऊर्जा की बात करते हैं तो पवन ऊर्जा के बारे में मैंने गुजरात में बताया, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इन इलाके ऐसे हैं जहां पर पवन ऊर्जा की विद्यमान हम अधिक इससे ऊर्जा क्रिएट कर सकते हैं। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा का मतलब है ज्वार भाटा आना। तो ज्वारीय ऊर्जा जब समुद्र की लहरों से भी हम क्या करते हैं, पश्चिमी तट पर, भारत का जो पश्चिमी तट है वहां पर ज्वारीय ऊर्जा के विकसित संभावनाएं हो सकती है भारत में। भूतापीय ऊर्जा का मतलब क्या है कि हिमालय प्रदेश में विकसित होने की व्यापक संभावना है भूतापीय ऊर्जा की। किस क्षेत्र में? हिमालय। जैव ऊर्जा का मतलब है वो सभी ग्रामीण क्षेत्र
मैंने बताया था, क्योंकि वहां पर क्या होता है, जो हम फूड वगैरह, अनाज वगैरह जो भी उत्पादन करते हैं, उनसे उनको सड़ा गलाकर हम अलग अलग प्रकार की गैसों का निर्माण करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, और इसके अंदर आप सभी को ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत जो है वो बहुत ज्यादा उपयोगी है, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे टिकाऊ विकास, अधिक टिकाऊ विकास का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सतत पोषणीय विकास। टिकाऊ विकास एक ऐसा विकास जो आज हमने सारे संसाधनों को यूज कर लिया, डेवलप्ड कर गए, लेकिन कल को सारे संसाधन खत्म हो गए तो हम क्या हो जाएंगे, हम फिर दोबारा धीरे धीरे दूसरे लोग हमसे आगे बढ़ जाएंगे, हम वहीं रह जाएंगे। तो इसीलिए हमें अपने सारे प्राकृतिक संसाधनों को यूज नहीं करना, हमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं आपके, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ये सब अपरंपरागत स्रोत है। भाई जो पवन ऊर्जा है इससे क्या होता है, प्रदूषण नहीं होता, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। जो सौर ऊर्जा है, अगर इसकी बात करते हैं तो सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से हमें फ्री में मिलता है, और साथ ही साथ उसका उपयोग एक अधिक, देखो आज के जमाने में मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, या फिर आपके जितने सरकारी स्कूल है, उन सब जगहों पर भी इसका बहुत ज्यादा व्यापक रूप से उपयोग हो रहा है, और ये प्रदूषण रहित भी है। कोयला जलाते हैं, प्रदूषण भी होता है और समाप्त भी हो रहा है। इसके अलावा देखो ये इसमें बता दिया, इसके अलावा पवन को गतिज ऊर्जा की टर्बिन, जो टर्बन होता है, पंखड़ी जो होती है उसके बीच में टर्बन होता है, आपको मैंने बताया ये जो गोल गोल घूमता है पंखड़ियों के साथ में, तो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। जैव ऊर्जा के अंदर बात करते हैं तो जैविक खाद वगैरह हमारी है उस, या फिर जो भी हमारे अनाज के अपशिष्ट बच गए, अनाज के जो भी वेस्ट चीज है, उससे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार की गैसें बना सकते हैं हम उसके अंदर, ठीक है भाई, उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं जो आपके गीजर कूप होते हैं उससे निकलने वाले जो गर्म पानी की भाप है, उस भाप से भी, यानी आजकल भाप से भी स्टीम, पहले आपको पता ना स्टीम इंजन चलते थे, भाप की शक्ति से जैसे खाना पकाते हो, कुकर के अंदर खाना कैसे पकता है, तो वो भाप की सहायता से ऐसी चीजें पकती है अंदर, जल्दी जल्दी पक जाती है, जिसे हम कढ़ाई में और चीजों में पकाने में बहुत अधिक लंबा समय लगेगा, और जल भी सकता है वो, लेकिन कुकर के अंदर वो जल्दी हो जाता है। तो भाप से भी हम क्या कर सकते हैं, पका सकते हैं। जैसे पृथ्वी के अंदर जैसे मैग्मा होता है हमारा, ज्वालामुखी है, तो उसका जो लावा है, उससे लावा से भी हम हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और उस हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद में उसे ऊर्जा के रूप में हम यूज कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास थी वो आपकी इतनी थी भाई, इसके अंदर हम इसी को पढ़ेंगे, बस इतना। नेक्स्ट चैप्टर ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी का, ये भी, इससे भी लॉन्ग क्वेश्चन पक्का आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आप सभी के लिए पक्का आएगा, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे।